जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज संविधान के बारे में। तो हम जो है पहले वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं और दूसरे वीडियो में हम जो है नागरिकता के बारे में जान चुके हैं और तीसरे वीडियो में समता से संबंधित जो अधिकार थे उसके बारे में जान चुके हैं। और आज इस वीडियो में आर्टिकल 19, 20, 21 ये 3 आर्टिकल जानेंगे, ठीक है, जिसे आप हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से। तो देखिए 19 में पहले पॉइंट में कहा गया है कि बोलने की छूट है, स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद दूसरे में कहा गया है सम्मेलन करने की, यानी कि सभा आप कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप सभा करते हैं तो आप संघ भी बना सकते हैं तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि सभा बनाने के बाद आप संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। भारत की बात नहीं कही गई है, घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे पाँचवें पॉइंट में बसने की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी बस सकते हैं। और जब बस जाएंगे तो बसने के बाद आप कमाने की बात आएगी। आप अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं भी किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ये पॉइंट 6 में दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के आप सरल भाषा में समझे तो आर्टिकल 19 में 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट है बोलने की, दूसरा पॉइंट है सम्मेलन करने की, तीसरा है यूनियन बनाने की, चौथा है देखेंगे पांचवा है तो पांचवें में चौथा में कहा गया घूमने की। उसके बाद फिर छठवें में लास्ट में देखेंगे तो घूमने के बाद बसने की है, उसके बाद जीविका। कुल मिला के 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट, ठीक है। तो 6 पॉइंट हो गए। अब इसके हम कुछ अलग से यानी अपवाद के बारे में समझते हैं कि पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 में बोलने की अधिवक्ता यानी स्वतंत्रता के बारे में। देखिए बोलने की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन मर्यादा में आप बोलिए, ठीक है। मर्यादा का मतलब है कि कोई ऐसा शब्द ना बोलिए जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचे या फिर उसे लज्जा होना पड़े, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के उसके नागरिकता का हनन हो, ठीक है। इस प्रकार का यदि आप करते हैं तो आपकी नागरिकता का जो होगा बल वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपने नागरिकता जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये कहा गया है। और देखिए पॉइंट जो है ये जो नागरिकता है, ये स्वतंत्रता है, ये केवल भारत के नागरिकों के ही लिए केवल है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पहले पॉइंट में कहा गया है कि आप बोलिए लेकिन मर्यादा में बोलिए, किसी भी व्यक्ति को बोलिए, कुछ भी बोलिए। यदि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना है तो मर्यादा में ही बोलिए, ना कि किसी अभद्र जो शब्द हैं उनका प्रयोग करिए। पॉइंट 1 में कहा गया है। पॉइंट 2 के बाद देखेंगे 2 में कहा गया है सम्मेलन करने की, ठीक है। अब सम्मेलन में आप कोई ऐसा सम्मेलन नहीं कर सकते जो भड़काऊ हो, देश विरोधी हो या फिर अखंडता के खिलाफ हो। पॉइंट दूसरे में कहा गया है। पॉइंट तीसरे में कहा गया संघ। देखिए उसी के एक वर्जन है जो अपवाद में है, सभी में अपवाद है, ठीक है। तो जो चौथे में यूनियन बनाने का है ना, तीसरे में, तो तीसरे का देखेंगे तो आप कोई ऐसा यूनियन नहीं बना सकते जो देश के खिलाफ हो। देश के खिलाफ से मतलब है कि आप कृषि से संबंधित बना लीजिए, व्यवसाय से संबंधित बना लीजिए, या फिर आप किसी फैक्ट्री से संबंधित कुछ यूनियन बना लीजिए, खुद के लिए बना लीजिए, ठीक है। लेकिन आप ऐसा यूनियन नहीं बना सकते जो देश के खिलाफ हो, अखंडता के खिलाफ हो, ठीक है। ऐसे यूनियन आप नहीं बना सकते। पॉइंट तीसरा हो गया। चौथे में कहा गया कि घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। घूमने की स्वतंत्रता भले दिया गया है लेकिन इसमें इंक्लूड है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है लेकिन पब्लिक प्लेस में घूम सकता है, ना कि किसी के प्राइवेट जो जगह है वहाँ पर घूम सकता है। जैसे मान लिया जाए कि सेना की छावनी है, वहाँ पर आप नहीं घूम सकते। किसी की प्राइवेट घर है वहाँ आप नहीं घुस सकते, ठीक है। यदि किसी के वो है प्राइवेट सेक्टर का मतलब जैसे कहीं कर्मचारी अंदर कोई फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ उसके नियम है। यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट के हिसाब से ही देखा जाए कि जो दिया गया चौथे पॉइंट में घूमने की स्वतंत्रता, तो आप किसी भी फैक्ट्री में सोचिए कि ऐसे घुस जाएं तो ऐसे नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि आप
किसी पब्लिक प्लेस मतलब जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, पार्क है, हाँ, पार्क के बाद फिर जैसे आप तालाब है, ठीक है, तालाब में नहाना चाहे नहा सकते हैं। और ऐसे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर आप घूम सकते हैं। ये पॉइंट चौथे में कहा गया है। पाँचवें में कहा गया है कि आप जो है बसने की, आप कहीं भी ज़मीन खरीद कर बस सकते हैं। बसने का मतलब ये है कि ज़मीन में घूमिए, उसके बाद जहाँ पर आपको ज़मीन अच्छी समझ में आए, ठीक है, मतलब जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप ज़मीन खरीद लीजिए, उसके बाद वहाँ पर बस जाइए, ठीक है। ये पॉइंट किस में कहा गया है बसने का? पाँचवें पॉइंट में। छठवें पॉइंट में क्या कहा गया है कि आप बस बाद आपकी जीविका के लिए यानी कि घर चलाने के लिए कमाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए भी कहा गया है कि आप कमा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो देश के लिए या देश की जनता के लिए वो हो, मतलब कि अनुपयोग हो। अनुपयोग का शब्द का मतलब ये है, एक प्रकार से समझिए कि जैसे आप धंधा करने से मतलब ये नहीं कि आप स्मगलिंग करने लगे, ठीक है, और कोई लूट पुट करने लगे, या फिर आप कोई ऐसा ड्रग्स व्रग्स से संबंधित है कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते, या फिर आप कोई ऐसा मतलब कि या फिर आप किसी भी चीज़ यानी कि किसी भी चीज़ जो लोगों के हितों के लिए अनर्गल है, या फिर आप समझ सकते हैं कोई अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, जो देश के लिए और देश से संबंधित हो। मतलब कि क्या है कि आप कोई शराबी उराबी से संबंधित आप नहीं व्यवसाय कर सकते, उसके लिए आपको लीगल वो लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ठेका उका से संबंधित है ना, तो ये सब में आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, जैसे ड्रग्स व्रग्स है जो हीरोइन वीरोइन से संबंधित है, आप ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहा गया व्यवसाय करने से संबंधित। तो व्यवसाय करने से संबंधित ये है कि आप जीविका के लिए जो विधि रूप से सही हो उसे आप कर सकते हैं, बाकी जो विधि रूप से सही नहीं है उसे आप नहीं कर सकते। ये पॉइंट 6 में कहा गया है, ठीक है, यानी कि 19 के अनुच्छेद 19 के 6 पॉइंट में कहा गया। अब इसके कुछ विशेष पॉइंट हैं, देखिए इससे कुछ हट के हैं लेकिन आते इसी में हैं, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता से ही संबंधित हैं। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे कि बंद से संबंधित का है दिल्ली बंद, मुंबई बंद, गुजरात बंद, जो धरना प्रदर्शन से संबंधित है, ठीक है। देखिए धरना प्रदर्शन करने का आपका अधिकार है, ये चीज़ दिया गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी नागरिकता का हनन हो, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि आप नागरिकता धरना प्रदर्शन करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, आप अपनी खुद की एक मतलब कि ऐसा प्लेस चुनिए जहाँ पर किसी भी नागरिक का हनन ना हो नागरिकता का, ठीक है। मतलब ये है कि आप रास्ता में जाम कर दें, कि धरना प्रदर्शन करके रास्ते को जाम कर दें, या फिर किसी भी संपत्ति का यदि तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी भी पब्लिक प्लेस में ये आप नहीं कर सकते। ये जो धरना प्रदर्शन है ये आप किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस का मतलब जैसे है हॉस्पिटल के सामने आप नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 10 व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है सड़क पर, तो 10 व्यक्ति के खातिर हज़ारों लोग उससे बाधित होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके मूल अधिकार का हनन होता है। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो वो अपने विधि रूप से करे, परमिशन ले ले, ठीक है, थाने से या फिर आओ कहीं से ले ले परमिशन। उसके बाद फिर वो खुद आपको एक सेफ़ जहाँ एरिया होगा वहाँ बताएंगे, वहाँ आप धरना प्रदर्शन करिए, ठीक है। और बड़े बड़े दिल्ली उल्ली में इसी प्रकार से होते हैं, देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन के बाद भी अलावा जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है आपको, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो 6 पॉइंट दिया गया है ये मुख्य रूप से इसी में है, ठीक है। और ये नागरिकता केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? दोष सिद्ध से संबंधित अपराधों से मतलब संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, पहला पॉइंट, इसमें कुल 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में देखेंगे तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी कार्य, ठीक है, यदि इस वक्त
विधि रूप से यदि देखें कि कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, इस वक्त वह अपराध नहीं है श्रेणी में, लेकिन आगे चल के संसद द्वारा या सरकार द्वारा उसे एक अपराध घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि कोई कार्य, जैसे मान लिया जाए कि कोई कार्य किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा, इस वक्त वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है, यानी भारतीय दंड संहिता में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सरकार या संसद यदि उस कार्य को अपराध घोषित कर देती है और विधि रूप से उसे पारित कर देती है कि हाँ, आज से ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। लेकिन जब कानून बनाया गया है उससे पहले यदि वो कार्य हुआ है, ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। ये पॉइंट 1 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है, इस समय अपराध नहीं, मान लो कि अपराध नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे चल के यदि इसे कह दिया जाता है, संसद द्वारा विधि बना दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक थप्पड़ भी मारे तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन है ही अपराध में, लेकिन मान लो, ठीक है, लेकिन अब जब ये बनेगा विधि तब से ये मान्य होगा, ठीक है, ना कि पहले से, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यदि आगे चल के उसे अपराध घोषित कर दिया जाता है तो वो सजा के से मुक्त रहेगा, मतलब कि दंड भागी नहीं रहेगा, ठीक है, दंड से। ये पॉइंट 1 में कहा गया। अब पॉइंट 2 में देखेंगे तो पॉइंट 2 में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक दंड। एक अपराध से मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसके लिए केवल एक ही दंड होगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति मारपीट करता है, ठीक है, उसके लिए 4 साल सज़ा दे दिया गया, ठीक है, 4 साल क्या, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना दे दिया गया। लेकिन आगे चल के यदि सरकार चाहे कि इसी अपराध के लिए दोबारा दंड दे दिया जाए तो इस प्रकार से नहीं होगा। ये पॉइंट 2 में कहा गया कि एक यदि अपराध है तो उसे एक ही बार दिया जाएगा दंड, ठीक है। यदि वो फिर दोबारा वही अपराध करता है तो फिर वो दिया जाएगा। लेकिन सोचे कि एक अपराध दिया गया, एक अपराध किया गया, एक अपराध किया गया और एक अपराध करने के बाद वो दंड भोग के आया, उसके बाद दोबारा फिर यदि वो उसे चाहे तो उसे नहीं दिया जा सकता। दूसरे अपराध यदि वो करता है, दूसरा अपराध, तब उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें कहा गया है पॉइंट 2 में। पॉइंट 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर, मतलब कि क्रिमिनलेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, कि अपना खुद वो नहीं बता सकता कि हाँ मैं दोषी हूँ, मतलब कि उससे संबंधित कुछ है कि जैसे दबावश मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है, ठीक है, और उससे ये कबुलवाया जा रहा है कि हाँ मैंने ही किया है, ठीक है, जोर जबरदस्ती से किसी भी तरीके से, तो इस प्रकार से मान्यता नहीं होगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि अपराध, ये तीसरे पॉइंट बहुत महत्व रखता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कोई भी दस्तावेज यदि पुलिस के द्वारा या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा यदि लिया जाता है उसका बयान, ठीक है, तो ये केवल वहीं तक मान्य होगा, ना कि न्यायालय में, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुलिस द्वारा हमेशा देखेंगे साइन करवा लिया जाता है, उनसे कुछ बयान ले लिया जाता है या धमकी के द्वारा कुछ करवा लिया जाता है। तो यदि आपके द्वारा ऐसे कभी होता भी है तो आप कर दीजिए, खुले करिए, जो कहे वो कर लीजिए। लेकिन न्यायालय में जब आपको 24 घंटे के बाद जब उन्हें प्रस्तुत करना होगा ना, न्यायालय के समक्ष जब केस चलेगा, तो वहाँ पर आप ना बोलिए, ठीक है, वहाँ पर बता दीजिए साफ साफ कि हाँ ये हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ये जोर ज़बरदस्ती से ये करवाया गया है, तो वहाँ पर न्यायालय उसे खारिज कर देंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति खुद के ऊपर इल्ज़ाम नहीं ले सकता, ठीक है। यदि उसने किया है तो उसके आधार पर सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और सबूत इकट्ठे करने के बाद उसे जांचा पड़ताला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसे जब पूरा वो हो जाएगा, न्यायालय फिर उसके अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें ये भी कहा गया है, इसमें यह भी कहा गया है कोई भी व्यक्ति जब तक न्यायालय से द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए तब तक वह दोषी नहीं कहा जाएगा, ना ही अपराध कहा जाएगा। आप देखे होंगे कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे तुरंत पुलिस उसे अपने हिरासत में ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि ये 19 का तीसरा पॉइंट ही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब तक नहीं है जब तक उसे न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, ठीक है।
यदि न्यायालय द्वारा उसे दंड दे दिया गया कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, तब वो अपराधी माना जाएगा। अपराधी ऐसे नहीं माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, कोई भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले तो वो अपराधी हो गया। तो इसका मतलब ये ऐसे अपराधी नहीं है। अपराधी का मतलब ये है कि उसे न्यायालय द्वारा उसे सज़ा सुना दी गई, ठीक है। जब तक उसका केस चल रहा है तब तक वो अपराधी नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कुछ मीडिया वाले भी हैं, पहले से चिल्लाने लगते हैं कि ये अपराध है, ये कहाँ अपराध हुआ या अपराधी है इस चीज़ का। तो ऐसे उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक देखेंगे तो एक बड़े वैज्ञानिक, ठीक है, नंबी नारायण के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि उनके साथ इतना अपराध हुआ, केस आने से पहले उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। और अपराधी घोषित करने के बाद उनके जो न्यूज़ वाले थे, न्यूज़ वाले इतने अपराध के श्रेणी में इतने नेट पे डाल दिए कि जब भी उन्हें नेट पर सर्च किया जाता है तो वो अपराधी के रूप में उन्हें मतलब कि दिखाता है नेट। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक न्यायालय द्वारा उसे सिद्ध ना किया जाए या फिर दंड ना दिया जाए, ठीक है। जब दंड दे दिया जाता है 2 साल, 3 साल के लिए, तब वो अपराधी माना जाता है। तो एक पॉइंट आप समझें कि महात्मा गांधी का एक विचार था कि इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। ये महात्मा गांधी का एक वचन है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, उससे परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं अपराधी होने के लिए। वो चाहे घर से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे आस पड़ोस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से हो, उसे अपराधी बनाया जाता है। वो जन्म से अपराधी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से समझ सकते हैं इस वक्त 20 के अनुच्छेद 20 के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता। हो भी कैसे सकता है, उसे परिस्थिति कोई ना कोई ऐसा कार्य हुआ होगा उसके साथ जो उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा, वो अपराध कर दिया होगा। तो देखेंगे जब भी आप आईपीसी पढ़ेंगे, अब तो भला उसका नाम बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। जब उसे पढ़ेंगे ना तो उसमें सब चीज़ का मेंशन दिया गया है कि कोई भी यदि व्यक्ति उसकी हर एक सिचुएशन समझा जाता है तब उसे अपराध के श्रेणी में दिया जाता है या दंड दिया जाता है। तो हम 20 तक जान चुके हैं। 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति के जीवन से संबंधित हर एक चीज़ जो उसके जीवन से संबंधित है। जैसे ये इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, इसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित दे दिया गया है कि ये जो भी एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभावित होते हैं जिन जिन चीज़ों से, वो चीज़ सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ नहीं दिए गए हैं, लेकिन कम से कम नहीं देखेंगे तो 20-25 चीज़ दिए गए हैं। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 6 चीज़ 7 चीज़, ठीक है। उसी के आधार पर आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे 21 में कौन कौन पॉइंट या किस किस प्रकार के आते हैं। देखिए पहला पॉइंट जैसे कहा गया है कि एकांत का अधिकार। एकांत का अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि अकेले में रहना चाहता है तो उसकी ये स्वतंत्रता है, वो अकेले में रह सकता है। शिक्षा का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित है तो उसे आप कैसे मतलब कि स्वतंत्र मान सकते हैं, ठीक है। उसकी विकास नहीं होगी तो उस व्यक्ति के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। दूसरा कहा गया है कि कोई भी महिला, ठीक है, यदि सरल भाषा में समझे तो यदि बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। ये उसकी चॉइस है, पसंद है, ठीक है। इसके साथ साथ उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी पॉइंट कहा गया है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि चिकित्सा का अधिकार, यदि व्यक्ति की चिकित्सा भी उसके प्रमुख अधिकार है, चिकित्सा यानी कि स्वस्थ रहने का, ठीक है। अब बात आई प्रदूषण की। यदि आप देखेंगे प्रदूषण ही नहीं सही तो व्यक्ति की स्वस्थ होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पर्यावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, इसका मतलब कि स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण है, पर्यावरण के बाद भी भोजन से, खाद्य से संबंधित भी सुरक्षित होना चाहिए।
जैसे मेडिसिन है, दवा है, तो दवा नहीं इस मतलब इलीगल रूप से कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से दे दिया जाए, उसका भी अधिकार है। ठीक है, कि खाद्य से संबंधित है, जैसे गेहूँ है, चावल है, उसका भी अधिकार है। सरकार का भी ये एक कर्तव्य बनता है कि वो इन चीज़ों को मुहैया कराए जहाँ तक हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक समझेंगे कि किसी भी महिला को सब चीज़ सुरक्षित है, पुरुषों को भी सुरक्षित है, मतलब कि लाइफ संबंधित, जीने से संबंधित जो जो चीज़ आते हैं वो सभी चीज़ इसमें इंक्लूड हैं। जैसे आप मान लीजिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति आप इस प्रकार समझे कि किसी भी व्यक्ति को आप मानहानि नहीं पहुंचा सकते। मानहानि शब्द जो है काफ़ी अलग है। ठीक है, आप यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो इस तरह समझिए, किसी व्यक्ति को बदनाम कर दिया जाए। पहले मानहानि शब्द समझिए, मानहानि शब्द है क्या। जैसे मान लिया जाए कि ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, अब बी नाम व्यक्ति के जो है वो 2-4 लोग से बताता है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो चोर है। ठीक है, और जो कि ए नाम का व्यक्ति चोर नहीं है, तो ये मानहानि के दंड में आएगा। ठीक है, और इसका एक विपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखेंगे यदि कि ए नाम का यानी बी नाम का व्यक्ति कोई चोर है, ठीक है, लेकिन यदि कोई 4 व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये चोर नहीं है, तो भी ये मानहानि में आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रकार से जो उसकी स्थिति है वो आप बताइए, जो स्थिति उसका नहीं है यदि आप वो बता रहे हैं तो वो मानहानि के केस में आएगा। ठीक है, आपको इससे जानना ही चाहिए, क्योंकि ये मानहानि केस बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे राहुल गांधी में इस समय 2-4-6 महीने पहले मानहानि का केस लगा था, क्योंकि मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की थी। बस मानहानि इतना बड़ा था कि उनकी लड़ने की जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो उन्हें फिर न्यायालय द्वारा फिर दे दिया गया है। ठीक है, तो मानहानि संबंधित यही है, तो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसे ना कहा जाए कि समाज से उसे लाचार होकर घूमना पड़े या फिर समाज से उसका नाता टूट जाए। ठीक है, तो यही चीज़ 21 में कहा गया है। ठीक है, जब भी आप इस तरह से कह दीजिए किसी भी व्यक्ति को यदि नंगा करके घुमा दिया जाए, उसके बाद भी कहा जाए कि हाँ ना हम इन्हें छेड़े हैं, ना इसे मारे हैं, ना ही किसी अपराध में आता है, तो ये भी अपराध में है मानहानि। वो उस 21 अनुच्छेद 21 में दिया गया, हम जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानेंगे अब अगले वीडियो में 22 से। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण दिया गया है 22 में। तो चलिए आइए अगले वीडियो में हम वो जानेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आइए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।